जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। देश भर में लगातार जागृति की अलख जगाने वाले नेताओं में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्रामजी का नाम शीर्ष स्थान पर आता है। ये वही शख्स हैं जो पिछले कई सालों से ना थके ना रुके, न समझौता किए स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से भरा आंदोलन चला रहे हैं। फिलहाल देश में हो रही लोकसभा चुनावों की तैयारियों में देश के तमाम नेता जुटे हैं। इधर वामन मेश्राम बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार सभाएं लेते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 10 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रचार सभा में नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर किया हुआ बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। 400 तो क्या 150 सीटें तक लाना बीजेपी को मुश्किल हो गया है? देश की जनता मोदी सरकार के 10 साल की नीतियों से ऊब गई है। अब लोग बदलाव चाहते हैं। परिस्थितियां बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक हैं। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कारण बताया। आप कह रहे संघर्ष करो, संघर्ष करते करते 67 साल हो गए हैं और फिर भी आप बोल रहे हैं संघर्ष करो। जवानों को भी साथ में आना चाहिए। हमारे देश में 58 साल में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और 60 साल में घरवाले कहते हैं कि सरकार ने आपको रिटायर्ड कर दिया, अब आप टायर्ड भी हो गए हैं तो आप आराम करिए। साथियों, अभी मेरी उम्र 67 चल रही है। मैं अभी मैदाने जंग में हूँ, लड़ाई में आप लोगों के साथ में हूँ। आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये जो संगठन आप सुन रहे हैं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये संगठन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी में भी 6 प्रकार की माइनॉरिटी है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इस तरह के 6 प्रकार के माइनॉरिटीज के लोग हैं देश भर में। इनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह के लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर इस देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में लगभग 83 पार्टियां बनाई। 83 पार्टी के लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने 83 पार्टी के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया। तो इसमें 83 पार्टी के लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। इनकी संख्या देश में 85% है। पिछले 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, भाजपा है, उसको केवल 37.7% वोट पड़े। मैं जो आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि भाजपा को 2019 के चुनाव में 37.7% वोट पड़े और हम लोगों के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 85% वोट है। साथियों, इस देश में विदेशों से आकर मुगलों ने राज किया। मुगल भारतीय लोग नहीं थे, मुसलमान और मुगल दो अलग अलग बातें हैं। तो मुगल विदेश से आकर भारत में उन्होंने राज किया। मुगलों को खदेड़कर अंग्रेजों ने राज किया और
अंग्रेजों को खदेड़कर 15 अगस्त 47 को ब्राह्मणों ने भारत में राज स्थापन किया। आप लोगों को थोड़ा जानकारी होना चाहिए, दोबारा बताता हूं क्योंकि ये बात कोई बताता नहीं है। विदेश से आकर मुगलों ने भारत पर राज किया और मुगलों को खदेड़कर विदेशों से आकर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। अंग्रेजों को खदेड़कर ब्राह्मण जो विदेशी है उन्होंने भारत पर 15 अगस्त से राज शुरू किया। तो ब्राह्मण जो विदेशी है उन्होंने 15 अगस्त से अपना राज शुरू कर दिया, अपना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। और जो विदेशी ब्राह्मण है वो लोग कह रहे हैं, जो विदेशी है जिन्होंने अभी अपना राज कायम किया हुआ है, वो कह रहे हैं देश आजाद हो गया है। साला बड़ा अजीब किस्म की बात। अभी देश आजाद नहीं हुआ है। कांग्रेस की स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक आकर करने की। हमारे लोगों को जो भारत में पढ़ाई जा रही है उसमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की और उन्होंने 15 अगस्त को एक ब्राह्मण को पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये नहीं पढ़ाया जाता है, ये नहीं बताया जाता है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात हम लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी नाम के ब्राह्मणों ने की, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की। दूसरी बात, इस देश में 1952 को जनसंघ नाम का संगठन आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया। शायद अजान हो साफ में गलती हुई नहीं, वहां से आवाज आ रही अजान हो। हाँ हाँ पूरा समय है 8:30 बजे सही।
हेलो साथियों, मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि इस देश में 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन लोगों ने राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया। हमारे लोगों को पता ही नहीं कि ये ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन। नेशनल कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन, और डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भारतीय नहीं है, विदेशी लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो विदेशी लोगों का संगठन है उन लोगों की संख्या देश में 3.5% है। ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। 3.5% के लोग अगर वास्तव में चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, तो ग्राम पंचायत में पंच भी नहीं चुन सकते। 3.5 वोटों से कोई पंच चुन सकता नहीं, चुन सकता। तो जो ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुन सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ऐसा ब्राह्मण लोग, बीजेपी के, आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है। पिछड़े वर्ग में नरेंद्र मोदी की जाति तेली जाति की है, ऐसा मैं जब गुजरात में जाता हूं तो गुजरात के मेरे भाई लोगों ने, केवल तेली जाति के लोगों ने मुझे बताया कि वो हमारी जाति का है, तेली जाति का है। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों का लिखा हुआ ग्रंथ है मनुस्मृति, कि अगर तेली का मुख देख लिया ब्राह्मण ने तो शाम को उसको नहाकर शुद्ध होना पड़ता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा, ब्राह्मण ने लिखा कि तेली का अगर मुख देख लिया तो उसको शाम तक नहाना पड़ेगा, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। तो इन ब्राह्मणों ने उसको, तेली को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। वो जानबूझकर बनाया कि यही तेली है जिसका हम मुंह देखना नहीं चाहते, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। और वो डेली देख रहे हैं। अब डेली देखने के बाद नहाने का काम कर रहे कि नहीं कर रहे वो अभी खबर नहीं आई कि ब्राह्मण लोग जो उनको डेली देख रहे हैं उसके बदले में नहाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको कोई पता नहीं है। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम क्यों किया? तो 52% जो ओबीसी के लोग हैं, 100 में 52% ओबीसी के लोग हैं। तो 52% लोग, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% से ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं बनाया जा सकता, तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोगों को 52% लोगों का प्रतिनिधि जो है, जाति का आदमी जो है, उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। और 52% लोगों को कहना चाहिए कि भाई तुम्हारे समाज का आदमी को हमने प्रधानमंत्री बनने का ऐलान किया है, तुम हमारा साथ दो। तो 52% ओबीसी के लोगों ने, 52% पिछड़े वर्ग के लोगों ने भाजपा के नरेंद्र मोदी को, आरएसएस के नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बन गया। अभी उसके मई महीने में जब चुनाव होगा फाइनल रिजल्ट तब तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक पिछड़े वर्ग के आदमी को, ओबीसी के आदमी को, ओबीसी के ही लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। और 9 साल पूरे हो गए, 9.5 साल पूरे हो गए, 9.25 साल पूरे हो गए, मगर अभी तक 52% ओबीसी के लोगों की गिनती करने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने ये 52% ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं किया। आप सोचते होंगे फिर ये आपने 52% कहां से लाया?
अरे तो अंग्रेजों ने क्यों गिनती किया था उसके आधार पर बता रहा है। अंग्रेजों ने गिनती किया, 15 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। आरएसएस वाले कहते हैं एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया। गलत बात है। हमारे लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता। तमाम मुसलमान लोग भी हिंदुस्तान 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 कहते रहते हैं। मुसलमान लोग भी गलत करते थे, गलत कहते हैं कि एक तो पाकिस्तान है बाकी हिंदुस्तान है। तो मुसलमानों को पूछा जाना चाहिए, अगर बाकी बचे हुए देश का नाम हिंदुस्तान है तो मुसलमानों को पूछना चाहिए तुम हिंदू हो क्या? तो नहीं, हिंदू तो नहीं है, फिर कौन हो? ये मुसलमान। अगर तुम मुसलमान है तो फिर ये सारे देश का नाम जिसमें तुम्हारी संख्या 15% है, सारे देश को हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों कह रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे, हिंदुस्तान इस देश का नाम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उसने पहला लाइन लिखा, पहली लाइन, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। इसलिए कह रहा हूं हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हमारे देश का नाम भारत है। भारत क्यों है? क्योंकि इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सारे सारे लोग मिलकर रहते हैं, तो भारत है। तो हम लोगों को ये ठीक से चीजें समझनी होगी। आरएसएस के लोग पहले इसे भारत को बदलकर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू बनाकर वो ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों का राज हम लोगों पर थोपना चाहते हैं। ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मणों ने बनाई। इस देश में ये वर्ण व्यवस्था, ये ऐसी वर्टिकल व्यवस्था है, ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल होती तो सारे वर्ण बराबर होते। ये ऐसी खड़ी है, कोई ऊपर है, कोई उसके नीचे है, कोई उसके नीचे है, कोई सबसे नीचे है, शूद्र। तो ये 4 वर्ण की व्यवस्था, देश को विभाजित करने वाली व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ये ध्यान रखो। जब ब्राह्मण कहते हैं हिंदू मुसलमान, तो इसका मतलब है वो देश को विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की थियरी ने 15 अगस्त 47 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया। बहुत खास बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। हिंदू मुसलमान की जो थियरी है, सिद्धांत है, उसने 15 अगस्त 47 को भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े किए। हिंदू मुसलमान का जो सिद्धांत है, ये भारत का विभाजन करने वाला सिद्धांत है। ध्यान रखो। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के पहले लाइन में लिखा, इंडिया दैट इज अ भारत। तो भारत में रहने वाले लोग जो है वो हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय लोग हैं। ये ध्यान रख करके हम लोगों को विचार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा रखने वाली जो पार्टियां है, लगभग 83 पार्टी के लोगों ने मिलकर दिल्ली में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा शेड्यूल कास्ट के लोगों का है। शेड्यूल कास्ट में भी 803 जातियां है।
ये भी हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में बहुत बड़े पैमाने पर, शेड्यूल कास्ट में बहुत बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी, इन लोगों की 6000 जातियां है और इन लोगों ने 6000 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जिन लोगों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मण हम लोगों को कहते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था तो ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। आप अंग्रेजों को गलत कहते हो, मैं भी कहता हूं अंग्रेज गलत है। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, गलत है। मगर ब्राह्मणों ने हम लोगों को, मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो इन लोगों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 2 टुकड़ों में बांटने वाले लोग घटिया लोग थे और 6000 टुकड़ों में बांटने वाले लोग महा घटिया। उन घटिया लोगों को चुनने से, क्योंकि हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे लोगों के सोचने का, वोट देने का तरीका कैसे, हमारे लोग वोट कैसा देते हैं, हमारे लोग वोट देने का तरीका है, वो तरीका है कि वो प्रचार किसका, क्या कहते हैं, प्रचार किसका। तो जिनके पास काला धन है वो कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इनके पास काला धन है। काला धन समझते हो क्या, काला धन समझते हैं? ये जो नोट है, आपको बताता हूं, थोड़ा आपको समझ में आ जाए इसलिए बताता हूं। ये नोट काला है क्या? नहीं है ना। तो जो पैसा है उसका रंग काला होता है, इसलिए उसको काला धन कहना है, गलत बात है। काला धन, उसका अर्थ काला धन का काला नोट नहीं होता है। काला धन किसको बोलते हैं? जो धनवान लोग हैं, जिस धन पर टैक्स नहीं देते हैं और पैसा छुपा कर रखते हैं, उसको कहते हैं काला धन। अरे तो बोलने दो। अरे भाई, अरे भाई, उससे क्यों उलझ रहे हो, उसको भी बोलने दो ना। अरे तुम आपस में क्यों बोल रहे हो, बोलने दो ना, उसको भी तो बोलने का मौका चाहिए। वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको भी बोलने दो। वो ये सोच रहा है कि शायद मैं बोल नहीं रहा हूं, ऐसा उसको लग रहा है, इसलिए उसको लगा कि मुझे बोलना चाहिए, बोलने दो। तो मैं आपको उसकी अपनी जितनी समझ है उसके अनुसार वो बोल रहा है। तो जिन लोगों के पास धन है वो उसकी अपनी समझ है, बोल रहा है। सरकार किसको काला धन मानती है? जिस धन पर सरकार को धनवान लोग टैक्स नहीं देते। अगर धनवान लोग टैक्स दे दे तो सरकार उनको सर्टिफिकेट देती है, ये धन सफेद हो गया। आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर सरकार 100 रुपए में से 30 रुपया सरकार को दे दे
तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देती है कि हाँ ये सफेद हो गया। तो इस तरह से जो काला धन जिनके पास है वो पैसा छुपाया हुआ है, टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो उसको काला धन कहते हैं। और ये जो काला धन है वो चुनाव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 5 साल तक जो काला धन होता है वो जमा करते हैं और चुनाव में हमारे लोगों का वोट खरीदने के लिए पैसा देते हैं। हमारे लोगों का वोट जो खरीदने के लिए कितने रुपए में वोट खरीदते हैं? 500 रुपए में एक वोट, कहीं कहीं 100 रुपए में खरीदते हैं, कहीं 200 रुपए में, जिसकी औकात जितनी होती है उसके अनुसार बेचता है। किसी की ज्यादा औकात होती है तो ज्यादा लेकर बेचता है। तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया में वोट बेचता है। अगर परिवार में 5 वोट है तो उसको 2500 रुपया मिलते हैं। तो एक आदमी को अगर मान लो 500 मिल गया तो वो 5 साल के लिए आपको राज करने के लिए मौका देता है। तो 1 साल के कितने दिन? 360 दिन, कम से कम 360 दिन 1 साल के होते हैं। 5 साल के अगर आप गिनती करो तो ये 1800 के लगभग 5 साल के 1800 दिन होते हैं। तो 1800 दिन के लिए आपको 500 रुपया देते हैं। 1800 दिन का 500, तो 1 रुपये में कितना पैसा आ गया? तो इसका मतलब ये है कि आपको चवन्नी में ही खरीदते, एक दिन में चवन्नी देकर के खरीदते। तो हमारे लोगों को ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो अपना वोट चवन्नी में बेच देते। तो जो लोग चवन्नी में वोट बेचते हैं एक दिन का, वो लोग अपने माँ बहन और बेटियों पर बलात्कार करने का अधिकार उनको दे देते हैं। जब सरकार उनकी आती है और बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, तो हमारे लोग चिल्लाते हैं बलात्कार हो गया, अत्याचार हो गया। अरे गधे की औलाद, तूने खुद चवन्नी में साले वोट बेच दिया है, अब चिल्ला रहा है। तूने चवन्नी में तेरा वोट बेच दिया, तो जिसने खरीदा वो छोड़ देगा तेरे को? क्यों छोड़ेगा? तो उसने पैसे से तुम्हारा वोट खरीदा, तो खरीदो इसीलिए कि 5 साल तक तुम्हारे ऊपर राज करे और तुम्हारी पुलिस चौकी में भी कोई सुनवाई ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मैं अपने लोगों को, अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि वोट का अधिकार बेचने के लिए नहीं दिया गया है। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार है और शासक बनने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अंग्रेजों को 1931 में 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहां जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि वोट का अधिकार अब भारत के लोगों को दिया जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देगा, जो एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको वोट का अधिकार होगा। अनपढ़ आदमी को वोट का अधिकार नहीं होगा। ये अंग्रेजों ने उस समय डिसाइड किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां थे, आप लोगों की लड़ाई वहां लड़ रहे थे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की लोगों की लड़ाई वहां लड़ रहे थे। उन्होंने उनको कहा, अंग्रेजों को कहा कि नहीं, वोट का अधिकार प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करने वाले लोगों को ही नहीं होना चाहिए, केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए।
तो अंग्रेजों को बड़ी हैरानी हुई कि आप क्या कह रहे हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बैरिस्टर हो, और आप इसका विरोध कर रहे हो, तो क्या तरीका है, फिर वोट देने का तरीका क्या है? हमें तो नहीं समझ में आता कि वोट का कोई और तरीका हो सकता है, इसके अलावा भी वोट देने का कोई तरीका हो सकता है, वोट का अधिकार देने का तरीका हो सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों को कहा, क्या कहा? अंग्रेजों को उन्होंने कहा, देखो हमारे देश में 20 साल का लड़का होता है, तो 20 साल का लड़का होता है, उसकी शादी होती है, होती कि नहीं होती? 20 साल में हमारे देश में होता कि नहीं? 20 साल के लड़के की शादी होती है और 1 साल में उसका बच्चा पैदा होता है, होता है? तो 21 साल में उसका बच्चा पैदा होता है, वो बाप हो जाता है। जो नौजवान आदमी 21 साल में बाप बन सकता है, उसको वोट का अधिकार नहीं। जो काम बड़ा काम कर दिया, साला छोटा काम नहीं दे सकते, छोटा अधिकार नहीं दे रहे तुम उसको। वो बाप बन जाता है 21 साल में, तो उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। और बाप बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बाप बनने के लिए केवल पति होना जरूरी है। तो वो जो है वो बच्चा पैदा कर सकता है, बच्चा का बाप बन सकता है। तो इसलिए 21 साल की उम्र में वोट का अधिकार होना चाहिए। तो उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। जिसकी उम्र 21 साल हो गई उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। इस सारे देश के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे, कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं थी। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम लोग, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर दिया, उस वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। एक अधिकार शामिल है कि आप शासक को चुन सकते हैं, और एक अधिकार है शासक बन सकते हैं। शासक चुन सकते हैं, शासक बन सकते। तो साथियों, 84 तक हमारे लोगों ने 1950 को संविधान लागू हुआ और हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, हर 21 साल के व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसकी उम्र 21 साल है तो उसको वोट का अधिकार बहाल हुआ। और उस वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक बनने का, शासक चुनने का। तो 84 तक हमारे लोगों ने दूसरे लोगों को शासक चुनने का काम किया, दूसरे लोगों को शासक चुनते रहे। 84 में मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। 84 में माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर उन्होंने कहा कि आज तक आप दूसरों को शासक चुनते रहे, मगर अब हम लोग दूसरों को शासक नहीं चुनेंगे। हम अपने लोगों को शासक बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी हमने बनाई। और काशीराम जी ने पूरा ताकत लगाकर मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उसके पहले हमारे लोग क्या सोचते थे? शासक बनना हमारा काम है। हमारे लोग क्या सोचते थे? नहीं, शासक बनना हमारा काम थोड़ी है, शासक बनना हमारा काम नहीं है, ऐसा हमारे लोग सोचते थे। जब हमारे लोग ऐसा सोचते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, उस समय लोगों के सोच में बड़ा बदलाव लाने का काम उन्होंने किया।
और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जब तक काशीराम जी जीवित रहे, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, जब तक काशीराम जी जीवित रहे सारे देश के पत्रकार उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिस्ट में रखते थे। एक नाम ये भी है, बने ना बने मगर उनका नाम प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के लिए हर बार उनका नाम जो है चर्चा में हुआ करता था। यानी उनको मालूम था कि काशीराम जी को केवल थोड़ा मौका मिलना जरूरी है। अगर मौका मिल जाता तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक लगा सकता था। तो निश्चित रूप से ये काम काशीराम जी के द्वारा इस देश में हुआ। कौन सा? हमारे लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इतना बदलाव बने नहीं है, मगर ऐसा विचार हमारे लोगों के दिमाग में आया कि जब उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जिस प्रदेश में 85 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है, 543 लोकसभा की सीटें हैं देश में टोटल, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश की 85 सीटें चुनकर जाती है। और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बन जाता था। नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनना था, गुजरात छोड़कर वाराणसी चुनाव जीतने के लिए आए। प्रधानमंत्री बनना था तो गुजरात छोड़कर वाराणसी चुनाव जीतने के लिए आया, लड़ने के लिए आया, और फिर वो प्रधानमंत्री बना हुआ है और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री रेस में शामिल है। तीसरी बार बनने की मुझे संभावना नजर नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं लग रहा है। तो उनके जो भाषण अगर आप लोग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कॉन्फिडेंस रहे, पहली बार था, दूसरी बार था, अभी उनकी भाषणों में ऐसा कोई मामला दिखाई नहीं देता है। वो 400 की बात करते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली। क्यों मिली जानते हो? विरोधी पार्टी के लोग सारे के सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। सारी विरोधी पार्टी के लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और इस वजह से नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली। जब 303 सीटें मिली, उसके बाद 2019 के बाद क्या हुआ? अपोजिशन पार्टी के लोगों ने समीक्षा की और पता चला कि हम अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता। तो नरेंद्र मोदी को वोट पड़े 37.7% और उनके विरोधी पार्टी के लोगों को वोट पड़े 62.3%। इतने वोट उनको पड़े। तो 62.3% लोगों ने क्या किया? सारे पार्टी विरोधी इकट्ठा आ गए। सारे विरोधी पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए। जिनके पास 62.3% वोट है, वो सारे के सारे लोग इकट्ठा आ गए। अब लड़ाई है 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में लड़ाई। तो नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने की संभावना नहीं। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। ये जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े है ना, उसके आधार पर। इसीलिए नरेंद्र मोदी की जो फौज है, वो चुनाव के पहले ही हारी हुई मानसिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि हमारी जो फौज है वो हारी हुई मानसिकता में है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया। अरे 300 पार नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं 150 पार नहीं हो सकता।
जो मेरा अपना तजुर्बा है, अनुभव है, 100 पार नहीं हो सकता। वो उन्होंने नारा लगाया 400 पार का, तो 400 पार के लिए उनको 50% से ज्यादा वोट लेना पड़ेगा। वोट उनके पास 37.7% है और 10 साल का राज हो चुका है। भारत में 10 साल अगर कोई राज करता है तो उसके बाद वो जनता ऊब जाती है, वो जनता ऊब जाती है। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते देखते भी लोग अब ऊब गए। अब लोग सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए बदल, वैसे भी कोई बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाए, कोई सारा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों को अपनी रोजी रोटी जो है अपनी लड़ाई लड़कर ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि हम लोगों को इस लड़ाई में इस मैदान में हम क्यों है, तो उसका उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। अगर आपके ऊपर कोई अन्याय हो गया और हमारा कोई नेता है, कोई प्रतिनिधि है, वो इंस्पेक्टर को टेलीफोन करता है, हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं फला रामधनी बोल रहा हूँ। वो क्या बोलता है, वो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, कौन है रामधनी, कौन बोल रहे हो? तो फिर वो दोबारा बोलता रामधनी, वो पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं लड़ा था तो मुझे 50,000 वोट पड़े थे, ऐसा कहता है दोबारा। तो इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, सर आपका आवाज मुझे ठीक से नहीं सुनने में आया था, आजकल मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा सर, आपका आवाज जो है ना ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, वैसे मैं आपका आवाज पहले से जानता हूँ, आप आ जाइए सर, आपका आप हुकुम करिए सर, आपका जो काम है हम लोग कर देंगे। अरे सर कि हारने वाला जो आदमी है उसको भी वोट पड़ता है, किसी को 3 लाख पड़ गए तो किसी को 2.5 लाख पड़ गए, किसी को 2 लाख पड़ गए, किसी को 50,000 पड़ गए। तो जिसको जितना वोट परसेंटेज पड़ेगा उसका उतना वजन होता है। कि आज के चुनाव में मान लो जिसको 50,000 पड़ा, अगले चुनाव में 1 लाख पड़ा, तीसरे चुनाव में 2 लाख पड़ा, तो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी क्या सोचते हैं, अरे ये आदमी अगले चुनाव में चुनाव जीत जाएगा, तो पहले ही उसको नमस्कार करना शुरू कर देते हैं। आपको चुनाव का गणित समझा रहा हूं, इसलिए हमारे लोग क्या सोचते हैं वो बता, अरे तो हारने वाला है, इसको वोट देने से क्या होने वाला है। हमारे लोगों का सोच, जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं ना, वो कैसा सोचते हैं, अरे तो हारने वाला है, इसको वोट देने से क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई ऐसा चुनाव आप बता सकते हैं जिसमें केवल जीतने वाले ही लोग होते हैं और हारने वाला कोई होता ही नहीं? क्या आप लोग ऐसा बता सकते हैं? कोई ऐसा चुनाव आप बता सकते हैं जिस चुनाव में केवल जीतने वाले लोग होते हैं, हारने वाला कोई भी नहीं होता है? गलत बात है। हर चुनाव में कोई जीतने वाला होता है तो कोई हारने वाला होता है। तो इसलिए हारने वाला मैदान में लड़कर हारता है। एक तो वो होता है जो लड़ता ही नहीं है, जो हारता ही रहता है, हारता ही रहता है, हारता ही रहता है। और एक लड़ता है और लड़ते लड़ते हार जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हारता है और फिर 1 बार जीत जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ये चुनावी लड़ाई है, ये चुनावी लड़ाई में ऐसा होता है, ऐसा हमको करना चाहिए, हमको ऐसा प्रयोग करना चाहिए और हमारे लोगों को वोट परसेंटेज देकर, चाहे कम या ज्यादा हो, अगर उसके 5 वोट परसेंटेज होगा तो जो चुनाव जीता हुआ आदमी है वो पुलिस चौकी में आपकी मदद नहीं करेगा। आपका हारा हुआ आदमी
मगर आपने उसको वोट दिया, 10-20 हजार 50 हजार वोट उसको दिया, वो आदमी आपका समर्थन करेगा, पुलिस चौकी में जाएगा, जिलाधिकारी कार्यालय में जाएगा, बैंक में जाएगा, आपकी मदद करेगा। तो आपकी मदद करने वाला आदमी आपको चुनाव में खड़ा रखना चाहिए। चुनाव में ऐसे लोगों को जिताना चाहिए जो संकट की घड़ी में आपके समर्थन में खड़ा हो। अगर संकट के घड़ी में आपका समर्थन करने वाले लोग अगर नहीं है, तो फिर चुनाव में आपको हिस्सेदारी लेने का कोई मतलब नहीं। साथियों, हम लोग आउट ऑफ 543 32 राज्यों में 200 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे केवल यहाँ कानपुर में लड़ना है। टोटल देश में 36 स्टेट है, 36 में से 32 राज्यों में 200 लोकसभा की सीटें लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक कांग्रेस पार्टी है जो 500 सीटें लड़ रही है, एक बीजेपी है वो भी 500 सीटों के लगभग सीटें लड़ रही है। तीसरे नंबर की पार्टी केवल हमारी है, 200 सीटें लड़ रही है, और कोई भी पार्टी 200 सीटें नहीं लड़ रही है हमारे अलावा। मैं आपको रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूं। तो इसका मतलब है चुनाव रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को आएगा, आने के पहले ही तीसरा नंबर पर है। रिजल्ट आने के पहले ही तीसरे नंबर पर है। क्यों? पिछले 50 साल से इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया, और दिल्ली में हमने लाखों लोगों का मोर्चा लेकर गए, चुनाव आयोग पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर गए, ईवीएम की गड़बड़ी को रोकने का काम हमने किया, और ईवीएम के संबंध में पहली लड़ाई लड़ने वाले लोग हम। ईवीएम के द्वारा चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हमारी वजह से चुनाव आयोग के लोगों को तमाम समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। और विरोधी पार्टी के आज का अखबार अगर आप पढ़ो तो आप लोगों ने फारूक अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उसका आज बयान है कि अगर हमारी सरकार आई तो आते ही ईवीएम मशीन हटा देते। तो आज ईवीएम मशीन का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा अगर बना है तो हमारी वजह से बना। हमने इसको बनाया क्योंकि मशीन के अंदर आपका वोट जाने के बाद उसकी चोरी हो रही है। चुनाव आयोग के लोग ये बात निश्चित रूप से, क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, ये मामला 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय में लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसलिए ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, और इसको किसी अखबार वालों ने खबर नहीं बनाई। मैंने सारे देश भर में इस बात को सारे देश के लोगों को बताया, इस मुद्दे पर सारे देश भर के लोगों को जागरूक किया, इस पर भारत बंद करवाने का काम किया, तब जाके इतना बड़ा इशू बना। और इससे क्या हुआ? वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार आने वाले समय में आपको बैलेट पेपर पर आएगा, और बैलेट पेपर पर आएगा आने वाले समय में निश्चित रूप से आएगा। ये लड़ाई हम लोग बीच में छोड़ने वाले नहीं है। बैलेट पेपर की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, जब तक बैलेट नहीं आता है ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और
एक दिन निश्चित रूप से ये लड़ाई हम जीतेंगे, यकीन के साथ ऐसे कहा जा सकता है। साथियों, मैं और लंबी बात कहे बगैर आखिरी बात कहना चाहता हूं। हम दूसरों को 1950 से वोट दे, दूसरों को दे, दूसरे लोगों ने हम लोगों का कभी कोई विकास, कोई कल्याण करने का काम नहीं किया। दूसरा, हजारों सालों से जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई और हम लोगों को दबा कर रखा, नीच बना कर रखा और 6000 जाति के टुकड़ों में बांट कर रखा, गुलाम बना कर रखा, उनकी पार्टियों को वोट देने से हमारा दुश्मन ताकतवर होता है। कोई भी समझदार आदमी अपने दुश्मन को ताकतवर नहीं बनने देगा। कोई भी समझदार आदमी, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, कोई भी समझदार आदमी अपने दुश्मन को ताकतवर नहीं बनाएगा, क्योंकि दुश्मन जब ताकतवर बनता है तो वो आपको रगड़ने का काम करेगा। तो ये तो कोई समझदारी की बात हुई नहीं। इसलिए मैं ये आखिरी बात आपको कह रहा हूं कि आप सोचते होंगे कि ये जो कैंडिडेट यहां पर खड़ा है, एक कैंडिडेट को वोट देने से तो ये कैंडिडेट तो हार जाएगा। हो सकता है हार जाएगा, मगर तुम पहले से हार जाएगा ऐसा कहकर क्यों सोचते हो? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी, इन सब लोगों के वोट 85%। जब 100 में 85% वोट है और 37.7% वोटों से मोदी प्रधानमंत्री बना, तो हमारे जब इतने परसेंटेज वोट है तो हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हमारा आदमी चुनाव हार जाएगा? हमको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमको ये कहना चाहिए हमारे वोट ज्यादा है इसलिए हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा, और हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा तो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट को ही हम लोगों को पूरी ताकत के साथ वोट देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप चुनाव के पहले भी जीत सकते हो और चुनाव के बाद भी जीत सकते हो। हमारा कैंडिडेट चुनाव जीते तो भी आपकी लड़ाई जीत जाएगी। हमारा कैंडिडेट अगर हार गया तो भी हम आप लोगों की लड़ाई छोड़ने वाले नहीं। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे लोगों की मुकम्मल आजादी हासिल नहीं होती। जो लोग ऐसा कहते हैं कि 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया, मैं नहीं मानता। मुगल विदेशी थे, चले गए, अंग्रेज विदेशी थे, चले गए, ब्राह्मण विदेशी है, अभी भी है। तो अब देश आजाद नहीं हुआ है, देश को आजाद करने की जरूरत है। तो हमारी आजादी की जंग जारी रहेगी। इस आजादी की जंग के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप साथ सहयोग करोगे, सफलता के लिए आप मदद करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप मेरी बात ध्यान से सुनी। इसके लिए आभार, धन्यवाद। एक मिनट बैठिएगा। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं सुरेश कुशवाहा जी को बुलाऊंगा कि वो 1 मिनट में केवल धन्यवाद ज्ञापन करके सभा का समापन करें और सभा समाप्त होने